क्या आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है रेजिस्टेंसेस का? यस। ओके, सो क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे? बोलो कितना आ जाएगा? बोलो। कितना करंट आएगा यहाँ पर? आसान है ना, ये दोनों पैरेलल में है तो 5 ओहम इक्विवेलेंट और करंट आ जाएगा V/R 20/5। ठीक है, 20/5 जो कुछ भी आंसर आएगा हमारा। अब देखो अगर ये ऐसा रहेगा तो कैसे सॉल्व कर पाओगे? सर वो ईएमएफ है क्या? सेल है ना, दो अलग अलग सेल है। ये इस प्रकार से हो गया। बोलो क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या? बोलो। आप 110% कहोगे कि सर इसके पहले वाली जो केस थी वैसे ये केस आसान नहीं है। सही है क्या? सही है। यस सर। सो ऐसे सभी केसेस जो प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आने वाली है। Many resistances as well as cells are connected in combinations. And in such cases, only application of series and parallel combination of resistances is not enough or is not sufficient. ठीक है, सिर्फ उतना पार्ट सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है। और अगर ऐसा है तो हम यूज करते हैं किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ रूल्स, जिनको लॉज भी कहा जाता है, आर यूजफुल इन सच केसेस।
सो किरचॉफ ने दो लॉज दिए हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लॉज है। उसने क्या कहा, कोई अगर सर्किट है, ठीक है, तो देखो जंक्शन रूल या करंट लॉ। क्या कहता है ये, एट एनी जंक्शन the sum of the currents entering the junction is equal to sum of the currents leaving the junction। ठीक है, ये पहला रूल है या ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ लिखते हैं और फिर दोनों को साथ में समझ लेते हैं। दूसरा लॉ है लूप रूल या वोल्टेज लॉ। द algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cell in the loop is zero। ठीक है, इनका क्या कहना है ये हम बताते हैं। ठीक है, हो गए क्या दोनों लॉ लिखकर। इसके नीचे लगे तो लिख लो। opposite to current और पोटेंशियल गेन, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। in the direction of current और पोटेंशियल ड्रॉप इसको आप निगेटिव लेने वाले हो, इसको आप निगेटिव लेने वाले हो।
लगे तो बिल्कुल इस पार्ट के नीचे ही डायग्राम निकाल लो। मैं दूसरे स्लाइड पर निकालता हूँ, या एक सेकंड। ये दोनों भी आप पॉजिटिव लेने वाले हो, ठीक है? या फिर ये दोनों भी आप निगेटिव लेने वाले हो। इसको अभी समझ लेते हैं क्या कहा हम। ठीक है, इसको समझ लेते हैं हम। लॉ लिख लिए? हाँ या ना? सर। Yes, sir. ओके। क्या कहा है पहला लॉ? पहला लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर इस प्रकार से हमारा कोई सर्किट है, ठीक है, देखो ऐसे सभी जो पॉइंट्स है जहां पर 2 या 3 ब्रांचेस आकर मिल रही है, 3 या 3 से ज्यादा, तो ऐसे सभी पॉइंट्स को नोड कहा है। इनको क्या कहा है? नोड्स या जंक्शन। ठीक है,
उसको जंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, और नोड कहा जाएगा। ठीक है, सो देखो सिंपल लॉजिक है। पहला लॉ क्या कहता है? At any junction, the sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving the junction. So, ये अगर मेरा P पॉइंट है, A पॉइंट है, तो यहाँ पर यहाँ से कोई करंट I1 आ रहा होगा, इधर कोई करंट I2 जाने वाला है, यहाँ कोई कुछ करंट I3 जाने वाला है। तो इनका कहना है आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, या इन सभी की अल्जेब्रिक सम हाँ, ये 0 आएगी। अब अल्जेब्रिक मतलब आने वाले को पॉजिटिव कहना पड़ेगा, जाने वाले को निगेटिव कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आने वाला करंट कौन कौन सा है? सर आने वाला करंट है I1, दिस शुड बी इक्वल टू जाने वाला करंट। क्या सही है क्या? The sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving the junction. I1 यहाँ पर एंटर कर रहा है, I2 एंड I3 दूर जा रहे हैं, so I1 should be equal to I2 plus I3. पहला लॉ यही कहता है। क्या सही है? एक्सक्यूज मी। पहले लॉ को और अगर आपको देखना होगा तो आप ऐसा कह सकते हो, तो यहाँ पर ये I1 आया, I2 जा रहा है, I3 आ रहा है, एक्सक्यूज मी। तो यू कैन राइट आने वाले करंट कौन कौन से है? I1 जंक्शन के तरफ आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 आ रहा है, I4 आ रहा है, I5 दूर जा रहा है, I6 दूर जा रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन आसान है। करंट फ्लो होता है मतलब क्या फ्लो होता है? चार्जेस। सो as there is no accumulation of charge, and from the conservative property of charges, from the conservative property of charges, charge and hence current coming to a point should be equal to charge and hence current leaving that point. क्या सही है क्या? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई चार्ज यहाँ पर जमा नहीं हो रहा है, तो जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज जाना चाहिए। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरा जो रूल है
इट इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो मैं इनको लेबल कर देता हूँ। हाँ, ये ए पॉइंट है मेरा, इसके बाद इसको नाम दिया है बी, इसकी लेबलिंग चेंज कर देता हूँ सिर्फ। ए बी, ये पॉइंट है सी, ये डी, यहाँ पर है ई, दिस इज एफ, ये है जी, और ये पॉइंट है एच, और ये है 30 ओम का, 40 ohm. This is internal resistance of 1 ohm and this is again internal resistance of 1 ohm. So वोल्टेज लॉ है ना, वो क्या कहता है, अगर आप किसी लूप में ट्रैवर्स करते हो, देखो वोल्टेज लॉ ने क्या कहा है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप मतलब क्या, सो जिस पॉइंट से आपने शुरू किया उस पॉइंट पर आप वापस आने चाहिए। ये मेरा एक क्लोज लूप हो सकता है, ठीक है, इस पॉइंट से शुरू किया, इस पॉइंट पर वापस आया। तो द algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0। ये ऑब्वियस है। देखो ये सेल क्या करता है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। उसका मतलब क्या, सर ये चार्जेस को फ्लो होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या सही है? अरे हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा, इसने जितनी एनर्जी सप्लाई की उतनी क्या होगी, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस चार्जेस को फ्लो करने में यूज होगी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कम चार्जेस फ्लो होंगे उतने एनर्जी में, अगर रेजिस्टेंस कम है तो उतने एनर्जी में ज्यादा चार्जेस फ्लो होंगे। तो अगर मैंने जिस पॉइंट पर से शुरुआत की उसी पॉइंट पर वापस आया तो रेजिस्टर में एनर्जी खर्चा होने वाली है और सेल एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है। सो नेट सम उसकी कितनी होनी चाहिए, 0। सो दिस इज नथिंग बट यहाँ पर हम करेंगे potential is dependent on location of point। if we are returning to same point, it means change in potential should be 0। in other words, the energy is conserved as cell is providing energy which is utilized
to make charges flow across resistor. सही है। ठीक है, एनर्जी कंजर्व होने वाली है। क्या सही है क्या? अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये समझ लेते हैं। तो देखो मैं इसी डायग्राम को फिर से निकालता हूं, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। दिस इज 80 वोल्ट, 1 ohm, 1 ohm, 45 वोल्ट, 30 ohm। तो पार्ट 1 है लेबलिंग ऑफ डायग्राम एंड कंसिडरिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, जैसे देखो इस डायग्राम में ये 80 वोल्ट ये ज्यादा है, ये 45 कम है। सो 45 के कारण करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, 80 के कारण करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि चलो ये मेरा I2 करंट है और इसके कारण ये मेरा I3 करंट है। ये I2 घूमकर इधर आएगा, ठीक है, ये इधर I2 जाने वाला है, I3 इधर आया, I2 इधर है, अब इधर करंट जाना चाहिए I1। ठीक है, इसको नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दिया B, दिस इज C, D, इसको नाम दिया E, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है। ये हो गया F, ये हो गया G और इसको नाम दिया है H। सो जस्ट एक मिनट। लेबलिंग करते वक्त एक चीज ध्यान में रखना, एवरी रेजिस्टर और एवरी सेल, इनके दोनों साइड में कोई ना कोई लेबल आना चाहिए। जैसे देखो ये 30 ओम है, यहाँ पर H है, ये A और H के बीच में कनेक्टेड है,
ये 40 ए और बी के बीच में है, ये 1 ओम बी एंड सी के बीच में है, ये सेड सी और डी के बीच में है, ये 20 डी और ई के बीच में है, ये 1 ई एंड एफ के बीच में है, ये एफ एंड जी इस 80 वोल्ट के बीच में है। बहुत बढ़िया। इसके बाद अब क्या करना, अब कोई ना कोई एक लूप कंसीडर करना है। तो देखो यहां पर मैं एक लूप कंसीडर कर रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी और ए। कौन सा लूप कंसीडर किया, ए बी सी डी ई एफ जी ए। डायरेक्शन पक्की कर लो। अब हमने जो पार्ट कहा है, जो लिखा है वो ध्यान में रखो। क्या लिखा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट और पोटेंशियल गेन। मतलब क्या, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्वियसली अब देखो, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ए और बी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, ए का। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो अगर मैं बी टू ए जा रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल गेन हो रहा है। या इवन यहां पर भी कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का या ए का। सर ऑब्वियसली ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है। इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो अगर मैं जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, ऐसे करते वक्त पोटेंशियल गेन अगर हो रहा है तो उसे पॉजिटिव कंसीडर करना। सो दो तरीके हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव कहो, या सेल में निगेटिव टू पॉजिटिव ये पॉजिटिव कंसीडर करना है। इसके अपोजिट प्रकार से, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम बी टू ए, अब देखो बी का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का कम है, इसलिए करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर फ्लो हो रहा है। तो दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप। मैं बी से ए पर जा रहा हूं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इट इज कंसीडर्ड एज निगेटिव। वैसे ही यहाँ पर बी का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का पोटेंशियल कम है। आई एम गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जा रहा हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इट इज कंसीडर्ड एज निगेटिव। आया क्या ध्यान में? यस सर। ठीक है, ये अल्टीमेट है। पोटेंशियल गेन ये पॉजिटिव लेना है, पोटेंशियल ड्रॉप ये निगेटिव लेना है। आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि वो पॉइंट से दूसरे साइड में जाते वक्त हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या गेन हो रहा है। ठीक है, चलो उसको अभी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं इसे लगे तो रीड्रॉ करता हूँ आपके लिए, मतलब अप्लाई करने में आसानी होगी। ठीक है, इसलिए ये पार्ट करने के पहले हमने एक काम किया है, करंट की डायरेक्शन फिक्स कर ली है। कोई भी डायरेक्शन में आप करंट ले सकते हो, डरना नहीं उसके लिए, उससे अपना कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अलग कलर से देता हूँ, मतलब ध्यान में आएगा। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ओके, करंट की डायरेक्शन, ये करंट है, कौन सा करंट है, I3। यहाँ पे भी करंट रहेगा I3, यहाँ पर करंट है I2, मतलब इस ब्रांच में भी करंट I2 रहेगा। और
यहाँ पे भी करंट है I2, यहाँ पे भी करंट रहेगा I2। सो देखो A टू B, क्या मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ? A टू B, देखो हम इस प्रकार से जा रहे हैं ना, तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए या निगेटिव? पॉजिटिव। अरे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली देखो पॉजिटिव। पोटेंशियल एट ए विल बी लोअर, पोटेंशियल एट बी विल बी हाइयर। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इट इज पोटेंशियल गेन, इसको पॉजिटिव लेना है, साइन पॉजिटिव लिया, पोटेंशियल कितना रहेगा सर? ये I3 इंटू 40 रहने वाला है। अगेन इट इज पॉजिटिव क्योंकि मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, प्लस I3 इंटू 1। सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो, अब C टू D जब जाऊंगा, P is connected to positive, D is connected to negative, this is potential drop। ठीक है, देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव, सेल के लिए निगेटिव टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप है, इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव टू निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप है, इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, -45 आएगा। अब देखो D टू E अगर मैं जा रहा हूं तो आई एम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, I2 इंटू 20। अब मैं इधर जा रहा हूं, अगेन आई एम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, इसे भी मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एंड फाइनली अब मैं F टू G जा रहा हूँ, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, हायर टू लोअर पोटेंशियल ड्रॉप, इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, -80। फिर से वापस मैं A पर आ गया, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, सो कोई पोटेंशियल चेंज होने ही वाला नहीं है, इसकी अलजेब्रिक सम 0 आती है, ऐसा हमारा रूल है। आया क्या ध्यान में? यस सर। एक बार फिर से बताता हूँ, देखो ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, बाकी तो सिर्फ अलजेब्रा के कैलकुलेशन है छोटे छोटे। हमारा कहना है पोटेंशियल गेन मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये पॉजिटिव रहेगा, या निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव रहेगा। एंड हमारा कहना है पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ये निगेटिव रहने वाला है। सही है? ये वैल्यूज में चेंज नहीं होता है, चेंज सिर्फ साइन में होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये डायरेक्शन भी पॉजिटिव। सो देखो हम जा रहे हैं A टू B, ये वाली कंडीशन है ना, करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में, तो इसका साइन आएगा पॉजिटिव IR, I3 इंटू 40। B टू C, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव I3 इंटू R। अब पॉजिटिव टू निगेटिव, ये नीचे वाली केस आ गई, इसे निगेटिव लेना पड़ेगा, -45। फिर अगेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये +20 आ जाएगा।
ठीक है। फिर अगेन I2, ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव लिया, अगेन पॉजिटिव टू निगेटिव, पोटेंशियल ड्रॉप, इसको निगेटिव लिया, इक्वल टू 0। ठीक है। क्या ऐसे ही ऊपर वाले पार्ट के लिए रिलेशन लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल जरूर लिख पाएंगे। दूसरे पेज पर ड्रॉ करता हूं। देखो, एक बार करंट की डायरेक्शन फिक्स कर ली ना, और लेबलिंग फिक्स कर दिया, तो फिर उसको चेंज नहीं करना। करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई तो समझ लेना हमने जो डायरेक्शन ली है वो सही है। करंट की वैल्यू निगेटिव आई तो समझ लेना हमने जो डायरेक्शन ली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने वाला है। क्या सही है? डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में अपन जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब हम डायरेक्शन लेते हैं। आप बताओ, क्लॉकवाइज लूं या एंटी क्लॉकवाइज? यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ये मेरा I1 है, ये I2 है। आप जो बोलोगे वो डायरेक्शन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, इस ब्रांच में I1 करंट है ना, तो यहाँ पर भी इस पूरे ब्रांच में I1 करंट ही रहेगा। तो चलो इस प्रकार से डायरेक्शन ले लेता हूं। स्टार्ट, कंसीडर लूप। A, H, D, C, B, A, वापस उसी पॉइंट पर आने चाहिए, फिर ये क्लोज हो जाएगा। अब A से लेकर यहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस आया, मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ इसलिए निगेटिव लेना पड़ेगा, -30 इंटू I1। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर नहीं है, मैं निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ। पोटेंशियल गेन है या ड्रॉप है? पोटेंशियल इस पॉइंट का कम है, यहाँ का ज्यादा है, पोटेंशियल गेन, इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब निगेटिव साइन लेना पड़ेगा, I2 इंटू 1। अगेन मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इसको भी निगेटिव लेना पड़ेगा, I2 इंटू 40 इक्वल टू 0। क्या सही है क्या? यस सर। सो देखो, हमारे यहाँ तीन अननोन है, I1, I2 एंड I3। ये एक रिलेशन हो गया, -30 I1, ये माइनस -41 I2 इक्वल टू -45। दैट इज 30 I1 प्लस 41 I2 इक्वल टू 45। दूसरा रिलेशन यहाँ पर हुआ था, देखो 41 I3 प्लस 21 I2 ये दोनों राइट में चले गए तो 125। ठीक है, ये दूसरा लिखता हूं। 41 I3 प्लस 21 I2 इक्वल टू 125। बट देखो, देयर आर 3 अननोन्स और अभी तक दो ही इक्वेशन हमारे पास है, हमें तीसरा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। और तीसरे रिलेशन के लिए हमें यहाँ पर करंट लॉ या जंक्शन रूल मदद करेगा। क्या कहता है ये? जितने करंट जंक्शन को लीव कर रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू जितने करंट जंक्शन तक आ रहे हैं। अब यहाँ पर आने वाले करंट कितने हैं सर? I3 यहाँ पर आ रहा है, I1 और I2 दूर जा रहे हैं, सो I3 शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या सही है क्या? तो तीसरा रिलेशन बन गया I3 शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी लेबलिंग में। यहाँ पर I3 करंट था, यहाँ पर I2 लिया है, तो दिस शुड बी I3। तो ये रिलेशन I2 के जगह I3 आने वाला है, ये I3 हो जाएगा।
ये I3 हो जाएगा। अब सही है, ठीक है। सो 3 अननोन, 3 रिलेशन, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। कर पाओगे? हाँ सर, बिल्कुल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आराम से कर पाएंगे। यहाँ पर I1 के जगह I2 I3 को पुट कर दो, दोनों रिलेशन हो जाएंगे I2 I3 में, और फिर हम इसे सॉल्व करके करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक नोट लिख लेते हैं। ठीक है, if current comes out negative, it means direction of current in circuit is opposite to what we have considered.